हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जो बच्चे मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता होगा कि पिछले टॉपिक्स हमने जो कवर किए हैं उसमें हमने एमपी जीके का काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है। ज्योग्राफी का हमारा ये कवर हो चुका है, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट, मेजर रिवर्स और माउंटेन्स। इसके ऊपर मैंने दो पार्ट्स बनाए थे, पार्ट वन था और पार्ट टू था। ये दो पार्ट से हमने कवर किया था। फिर एक क्लास हमारी ये हुई थी सीजन, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल और फॉरेस्ट एमपी के। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एग्रीकल्चर क्रॉप्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ के क्रॉप्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है वो 4.65% टोटल ग्रेन बनाता है कंट्री का, और मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा जनसंख्या यानी कि 79% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में किस एरिया का प्रोडक्शन बढ़ा है क्रॉप्स में, कहाँ क्या कम हुआ है। जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, पेडी कल्टीवेशन, मेज, ऑयल सीड क्रॉप्स यानी कि जिससे हमको ऑयल मिलता है, सोयाबीन, मस्टर्ड, ठीक है, या फिर शुगर केन एंड कॉटन। जो चीज कम हुई है वो क्या है, व्हीट का कल्टीवेशन यानी कि गेहूं की उपज कम हुई है, और पल्स क्रॉप्स यानी कि दालें। ठीक, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें एक साथ सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फूड ग्रेन क्रॉप्स यानी कि खाई जाने वाली क्रॉप्स कौन सी है मध्य प्रदेश की। पहला है वीट। वीट जो है ये दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में आता है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटिका मेस्टाइवा। क्लाइमेट कैसा चाहिए, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए गेहूं को उगने के लिए। रेनफॉल कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके की राबी क्रॉप है। जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो कम टेम्परेचर में ग्रो हो जाती हैं, और जो खारिफ क्रॉप्स होती है जो हम राइस देखेंगे इनको बारिश थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसके लिए रेनफॉल लेस देन 100। कहाँ कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सीहोर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और धार। इसकी ये सारी वेराइटीज के नाम लिखे हुए हैं जिसमें से आपने शरबती गेहूं तो सुना ही होगा, और ये सारी इसकी वेराइटीज है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हीट जो है ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब पहला हमारे का अभी हम देखेंगे राइस होगा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का फूड ग्रेन। सेकंड नंबर पे आता है व्हीट, और इसको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं यानी कि ये राबी फसल है। अब हम बात करते हैं राइस की। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रेनफॉल लेकिन थोड़ी ज्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, खंडवा और खरगोन। इसकी भी कुछ वेराइटीज हैं, शहडोल, कनक, विक्रम, खंडवा, बासमती, सोना मसूरी, ये सारी इसकी वेराइटीज आपको याद रखनी है। इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राइस है वो लार्जेस्ट फूड ग्रेन क्रॉप है मध्य प्रदेश का। तो पहला हमने क्या देखा, राइस। सेकंड हमने क्या देखा, व्हीट। ठीक। थर्ड है मेज। मेज का साइंटिफिक नेम होता है जी मेज। क्लाइमेट इसको ट्रॉपिकल चाहिए, बारिश चाहिए, ये भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। और हाँ, राइस के बारे में एक चीज और, खारिफ क्रॉप है ये राइस। ठीक है, तो ये जो मेज है ये किस डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, अनूपपुर और बैतूल। क्या वेराइटीज है, कंपोजिट वेराइटीज ऑफ खारिफ मेज। अब की पॉइंट्स क्या है, जो मेज है ये भी खारिफ सीजन में ग्रो होती है। इसको हम फूड की तरह, फूडर की तरह यानी कि खुद खाने के लिए, दूसरों गाय या भैंस जो खाते हैं फूडर उनको खिलाने के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। लार्जेस्ट एरिया जो आता है अंडर खारिफ क्रॉप्स वो है मेज का। अब बात करते हैं जवार की। जवार को सॉर्गम भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सॉर्गम बाइकलर। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म मॉइस्ट रीजन में ये ग्रो करेगा। रेनफॉल भी कम चाहिए, तो रेनफॉल कम चाहिए मतलब कि वहाँ मौसम अपने आप ही कैसा हो गया, वार्म एंड मॉइस्ट हो गया। मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, देवास, उज्जैन, धार, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और रतलाम। इसकी भी कुछ वेराइटीज है जैसे कि पूसा गोल्ड, मोती, ग्वालियर लोकल, ये सारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन मध्य प्रदेश का है जवार। पहला क्या था ये आपको याद रखना है, पहला है राइस, फिर है व्हीट, फिर है मेज, और उसके बाद में क्या है, जवार। ठीक। फिर लास्ट हम बात करते हैं बाजरा की, जिसको कि पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। पर्ल मिलेट यानी कि मोती जैसा दाना। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पेनिसेटम ग्लोकम। क्लाइमेट इसको ट्रॉपिकल चाहिए, बारिश इसको भी कम चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, शाजापुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर एंड मुरैना।
इसका आप की पॉइंट यही देखेंगे, इसको बारिश कम चाहिए थी तो इसलिए ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि ये सूखे के टाइम भी उग जाएगा, ड्रॉट को सूखे को ये झेल जाएगा, उस तरीके का ये क्रॉप है। फिर वेराइटीज है इसकी भी लोकल वेराइटीज, और ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियस ग्रेन होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारे कुछ दूसरे मेजर क्रॉप्स क्या क्या है। अगर हम दूसरे मेजर क्रॉप्स में देखें तो एक है ग्राम, यानी कि क्या होता है ग्राम, चना, चिकपी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिसर एरिएंटिनम, एंड द क्लाइमेट इज टेम्परेट। इसको रेनफॉल कितनी चाहिए, 60 टू 90 सेंटीमीटर। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये ज्यादा मिलता है वो है गुना, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, धार, भिंड, मुरैना। इसकी वेराइटीज ये सारी दी हुई हैं। विजय, पूसा, मिराज, रघुग्रह 55, ठीक है। एक है पीजन पी, यानी कि अरहर। अरहर की दाल आप सबके घर में बनती होगी, जिसको कुछ लोग तुअर की दाल भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैगेनस केजान। क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल। कई जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें ये मिलता है वो है नरसिंहपुर, बैतूल, इंदौर, होशंगाबाद, सिवनी, रीवा और सतना। इसकी भी ये कुछ वेराइटीज दी हुई है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, और ये जिस क्लाइमेट में मिलता है वो है वार्म क्लाइमेट। बारिश भी इनको 75 से 102 ही चाहिए। एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर देवास, इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, धार, रायसेन एंड सीहोर। ये इसकी वेराइटीज है। उड़द, उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, यानी कि काली दाल भी जिसको बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है विगना म्यूंगो। इसका क्लाइमेट है वार्म, एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आर ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, विदिशा, गुना एंड भिंड। इसकी ये वेराइटीज हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में। ऑयल सीड क्रॉप्स मतलब जिनसे हम तेल निकालते हैं या तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें पहला आता है सोयाबीन। तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन बीन ऑफ एमपी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोयाबीन का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन बीन ऑफ एमपी। सेकेंड है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो खरगोन में सबसे ज्यादा क्या बन रही है, मूंगफली। और ये कहाँ कहाँ बन रही है, एक तो खरगोन है ही, फिर देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ एंड शाजापुर। मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों जो है सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सरसों का इन सेंट्रल इंडिया। ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, सीधी, अनूपपुर और सीधे के कुछ पार्ट्स। फिर है सनफ्लावर। सनफ्लावर राबी सीजन में उगता है, ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं। साफ फ्लावर, ये भी ड्राई रीजन्स में उगता है, रतलाम, झाबुआ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर एक है तिल। है तिल का जो है सीजन बोलते हैं इसको। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स भी बोला जाता है। ये जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मिल रहा है वो क्या है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा। अब हम देखते हैं क्रॉप रीजन इन मध्य प्रदेश, यानी कि कहाँ किस रीजन में कौन सी क्रॉप मिल रही है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ प्लेन, बालाघाट, मंडला, तो उसमें एवरेज रेनफॉल 120 से 160 होती है। सॉइल रेड एंड येलो है और राइस उग रहा है। अब राइस आपको जहाँ पे 100 से ज्यादा बारिश हो रही थी वहां देखने मिल रहा था, तो 120 से 160 में राइस मिल जाएगा। फिर है नॉर्दर्न हिल रीजन। नॉर्दर्न हिल रीजन में भी बारिश 120 से 160 हुई, यहाँ भी राइस मिलेगा। फिर कैमूर प्लेट्यू या हिल्स वाला एरिया, सतपुड़ा हिल्स वाला एरिया आ गया, वहां पे बारिश हो गई 100 से 140। जो सॉइल था वो हो गया मीडियम ब्लैक के साथ साथ रेड एंड येलो, वहां हमें मिला राइस, व्हीट एंड ग्राम। सेंट्रल नर्मदा वैली में होशंगाबाद, नर्मदापुरम, यहाँ पर 120 से 140 बारिश में मीडियम डार्क ब्लैक सॉइल में हमको सिर्फ और सिर्फ व्हीट देखने को मिलेगा। सेंट्रल मालवा प्लेट्यू में डार्क ब्लैक सॉइल होता है और व्हीट देखने को मिलता है। विंध्य रीजन जो है रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पे मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल में व्हीट होता है, साथ में सोयाबीन और ग्राम यानी कि चना। बुंदेलखंड रीजन में टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ पे बारिश कम होती है, शैलो ब्लैक सॉइल होता है, तो बारिश कम में भी व्हीट देखने को मिल रहा था हमको सोरगम और सीसम के साथ। मालवा प्लेट्यू में 80 से 120 बारिश, मीडियम ब्लैक सॉइल एंड सोयाबीन, कॉटन एंड व्हीट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दैट रीजन। तो आपको ये याद रखना है, इस रीजन की ये है मेन क्रॉप, इस रीजन की ये है मेन क्रॉप। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। मध्य प्रदेश को ग्रैनरी ऑफ सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है। मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स क्या है मध्य प्रदेश की, पहले नंबर पे राइस, दूसरे नंबर पे व्हीट, थर्ड इज मेज, फोर्थ इज जवार एंड फिफ्थ इज बाजरा।
बाजरा आपको याद हो तो इसको पर्ल मिलेट भी बोल रहे थे। एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का और मस्टर्ड का पूरे सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, एक्सो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो है यानी कि हमारे यहाँ का जो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग बारिश के रेंजेस, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सोयाबीन इंडस्ट्री है उज्जैन में और जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वो है इंदौर में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस्ट्री की बात हो रही है उज्जैन, रिसर्च सेंटर की बात हो रही है तो इंदौर। फिर ये कुछ क्विक रिवीजन है। जो वीट है वो सेकंड रैंक पे आता है, राइस लार्जेस्ट क्रॉप है, मेज खारिफ क्रॉप है, सोयाबीन को गोल्डन बीन ऑफ एमपी कहा गया है और मस्टर्ड जो है वो सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा है, मस्टर्ड के साथ साथ सोयाबीन भी। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया में ज्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर इन मध्य प्रदेश, यानी कि कौन से सब्जी भाजी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की काफी अच्छी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की स्पाइसेस, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब ग्रो किए जाते हैं। अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 100.56 लाख मैट्रिक टन ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस हुआ था 2024-25 में। जो मेन फ्रूट्स यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे वो क्या है आपके, अमरूद, आम, संतरा, पपीता और केला। ठीक है, ये सबसे बड़ी मैंगो प्रोड्यूसर स्टेट हमारी मध्य प्रदेश है। नूरजहान मैंगोज की जो वैरायटी है जिनका कम से कम वजन 3.8 से 4 किलो तक होता है वो कल्टीवेट किए जाते हैं काठीवाड़ा अलीराजपुर में। अलीराजपुर में आपको एक वैरायटी देखने को मिलेगी नूरजहां की, कहाँ, अलीराजपुर। सुंदरजा मैंगो जो है वो रीवा में देखने को मिलता है। फिर रतलाम जो है वो आपकी फेमस है ग्रेप्स के लिए, इसलिए रतलाम को हमने क्या बोला, ग्रेप सिटी। ठीक है, रतलाम का नाम है दूसरा ग्रेप सिटी। ऐसे ही पन्ना, पन्ना का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आमला सिटी या फिर आमला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहां ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, आमला। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले मैंगो की बात करें तो मैंगो आपका बैतूल, जबलपुर, भोपाल, झाबुआ, सागर, इंदौर, डिंडोरी ये सब जगह मिलेगा। ऑरेंज कहाँ कहाँ है, छिंदवाड़ा, मंदसौर, नर्मदापुरम, शाजापुर। बनाना मेनली खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और धार। गुआवा कहाँ है, रीवा, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा। फिर पपाया धार और रतलाम, दो ही जगह है बस। आंवला आपको पन्ना में तो मिलेगा ही क्योंकि आंवला सिटी उसको बोला गया है। इसके अलावा बड़वानी, भोपाल, जबलपुर, झाबुआ, रतलाम, सागर, इंदौर। वाटरमेलन कहाँ है, खंडवा, खरगोन, शाजापुर और बुरहानपुर। ठीक, इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं सब्जियों की। वेजिटेबल प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इतना वेजिटेबल बना था 2024-25 में। हमारे यहाँ की जो मेन वेजिटेबल है वो क्या है, आलू और प्याज यानी कि पोटैटो अनियन। जो सबसे ज्यादा पोटैटो की वेराइटीज होती हैं वो मध्य प्रदेश में ही बनाई जाती हैं और वो क्या क्या है, कुफरी चिप्स होना, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी जवाहर, कुफरी सुतलेज और एलाल, इस तरीके की ये वेराइटीज हैं। खंडवा फेमस है प्याज बनाने के लिए, खरगोन फेमस है चिली बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है खंडवा यानी कि ऑनियन और खरगोन यानी कि चिली। ओके, ये याद होना चाहिए। फिर खरगोन में जो चिली बन रही है वो सबसे ज्यादा कहाँ बन रही है, बेड़िया विलेज है जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, वो चिली मार्केट के नाम से फेमस भी है। ठीक है, तो पोटैटो देख लेते हैं सबसे ज्यादा, इंदौर, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा, मुरैना, सतना, जबलपुर। अनियन कहाँ है, खंडवा, शाजापुर, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट, सागर। टोमेटो का है सबसे ज्यादा, जबलपुर, बालाघाट, सागर, पन्ना, बड़वानी। ठीक है, ब्रिंजल के लिए भी सागर, जबलपुर। अब देखिए सागर 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 बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। कैबेज कहाँ है, इंदौर, बैतूल, नर्मदापुरम, रतलाम। अब हम देख लेते हैं फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों का क्या मामला है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे आता है फूल प्रोडक्शन के मामले में। कई सारे तरीके के फूल मध्य प्रदेश में मिलते हैं जैसे कि मैरीगोल्ड, रोज, क्रेसनम, ग्लैडियोलस। ठीक है, ये सारे मध्य प्रदेश में ही बनाए जाते हैं। फिर मेजर फ्लावर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है, बैतूल, सीहोर, हरदा, छिंदवाड़ा, सतना, ग्वालियर, विदिशा और नर्मदापुरम, यहाँ सबसे ज्यादा फ्लावर प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में 2016 में भोपाल में ऑल इंडिया रोज फ्लावर एग्जीबिशन को होस्ट किया गया था जिसमें 300 वेराइटीज दिखाई गई थी सिर्फ रोज की। तो क्या होस्ट किया था भोपाल ने, ऑल इंडिया रोज फ्लावर एग्जीबिशन।
जिसमें कम से कम 300 वैरायटीज रोज की दिखाई गई थी। फ्लावर रिसर्च सेंटर जो है वो श्यामपुर में बन रहा है सीओर डिस्ट्रिक्ट में, विद कोलैबोरेशन इजराइल के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं सिल्क प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सिल्क प्रोडक्शन में भी तीसरे नंबर पे आता है। तो थर्ड रैंक मध्य प्रदेश को कहाँ कहाँ मिल रही है? एक तो फ्लावर के मामले में मिल रही है और एक सिल्क में। ठीक है, मलबेरी और तुषार सिल्क नेचुरल सिल्क के टाइप्स होते हैं। एरी सिल्क एक और जो होता है ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है और ये काफी कंफर्टेबल टू वियर है। नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन 34 डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। अब हम देखेंगे मलबेरी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और तुषार सिल्क कहाँ बन रहा है। तो मलबेरी है नर्मदापुरम, बालाघाट, मंडला, राजगढ़, इंदौर, गुना, विदिशा, उज्जैन, बैतूल। ये आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। तुषार सिल्क कहाँ कहाँ मिल रहा है? बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, सीधी। ठीक है, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है रतलाम, सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा और सबसे ज्यादा स्पाइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, मतलब कि मिर्च मसाले बुरहानपुर, सब्जी भाजी छिंदवाड़ा और फल फूल रतलाम। अब स्पाइसेस का भी अगर हम देखें तो स्पाइसेस में क्या इंपॉर्टेंट स्पाइसेस होती हैं? गार्लिक, चिली, कोरिएंडर, ये सब इंपॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप्स होती हैं। गुना किस चीज के लिए फेमस है? कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता बनाने के लिए क्या फेमस है गुना। बुरहानपुर हल्दी सबसे ज्यादा बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये इसके वो दिया है सेंसस की कितने कितने टन चीजें बनी थी। स्पाइसेस जो है वो मेनली कल्टीवेट की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जैसे कि झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़। खरगोन और खंडवा जो है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं चिली। और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है स्पाइसेस का। फिर हम देख लेते हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई है। चिली के लिए क्या है? जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, कोरिएंडर लीव्स के लिए हमने देखा गुना सबसे ज्यादा फेमस भी था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? प्राइमरी स्पाइस क्रॉप्स क्या होते हैं अगर आप देखें? गार्लिक, चिली और कोरिएंडर। ठीक है, मतलब कि लहसुन, मिर्ची और धनिया, इन तीनों के बिना सब्जी अधूरी है। गुना किस चीज के लिए फेमस है? कोरिएंडर लीव्स के लिए। बुरहानपुर क्यों फेमस है? हल्दी बनाने के लिए। खरगोन और खंडवा में चिली बन रही है सबसे ज्यादा। और इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे, ये समरी देख लेते हैं कि जो मालवा रीजन है वहाँ हॉर्टिकल्चर का ये हब है। मतलब मालवा रीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहाँ हॉर्टिकल्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मालवा रीजन जो है ना वो सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन भी है। मध्य प्रदेश का जो मेजर प्रोड्यूसर है वो किस किस चीज का है? मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, बनाना, पपाया और वाटरमेलन। रतलाम को ग्रेप सिटी कहा गया है, पन्ना को आमला सिटी कहा गया है। पोटैटो और अनियन, सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स जो है वो हमारे एमपी में उगते हैं, पोटैटो और अनियन। खंडवा प्याज के लिए फेमस है, खरगोन मिर्ची के लिए फेमस है। एमपी की थर्ड रैंक आई है फ्लावर में और सिल्क प्रोडक्शन में, और एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। स्पाइसेस सबसे ज्यादा कहाँ बन रहे हैं? एमपी में। अब ये देख लेते हैं फ्रूट्स के लिए एमपी जो है मेजर प्रोड्यूसर है। रतलाम ग्रेप सिटी, पन्ना आंवला सिटी। वेजिटेबल क्या क्या मिल रहा है? पोटैटो, अनियन। खंडवा ऑनियन, खरगोन चिली। स्पाइसेस क्या है? गार्लिक, चिली और कोरिएंडर मेन है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है फ्लावर और सिल्क में। ये चीज हम इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं कि अब तक आपको याद हो ही गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ डेवलपमेंटल स्कीम्स के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। एक है डिमांड ड्राइवन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन। ठीक है, रानी दुर्गावती श्री अन्ना इनएक्टिव स्कीम, मुख्यमंत्री कार्डो की प्रोसेसिंग एंड असिस्टेंट स्कीम। ये सब आप यहाँ देख सकते हैं किस किस चीज के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं और किस साल में ये आई हैं। ठीक है, एक है किसान लक्ष्मी योजना, 13-14 में आई थी। ये किस लिए थी? कि जो फार्मर्स हैं वो और ज्यादा अच्छे से खेती बाड़ी करें अपने प्राइवेट लैंड्स पर। ठीक है, ये सारी की सारी योजनाएं आप देख सकते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन मध्य प्रदेश। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो थी मध्य प्रदेश में वो 2001 से 2002 में शुरू हुई थी। और जो पहला जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर बना वो कहाँ बना? जबलपुर में। तो जबलपुर में है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें पहला ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर बनाया गया। पहला ऑर्गेनिक फार्म कहाँ है इंडिया का? कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया की जो शुरू हुई वो मध्य प्रदेश से शुरू हुई। पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंदौर में।
ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मंडला। ऑर्गेनिक कॉटन इंस्टीट्यूट खंडवा और ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर है खरगोन में। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी आई 2 जुलाई 2011 में, जिसका स्लोगन था फार्म टू फॉर्क। स्टेट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग का? भोपाल में, जो कि 11 मई 2006 को बनाया गया। क्या? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। अब अवार्ड दिए जाते हैं कुछ, जो कि हमारे मध्य प्रदेश को मिले। कृषि कर्मन अवार्ड 2018 में मिला। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला। एग्रो पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड 2018 में मध्य प्रदेश की चौथी पोजीशन आई इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन योजना, ये दतिया को मिला था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एग्रीकल्चर में हेल्प की पूरे इंडिया की या पूरे मध्य प्रदेश की। तो इसलिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन अवार्ड था, वो मिला था दतिया को। अब अगर हम इरिगेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो जो मेजर रिवर बेसिन हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो क्या है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन और यमुना बेसिन। सबसे ज्यादा इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की ग्वालियर, और सबसे कम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है डिंडोरी। अब मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है हमारे पास में? हम कुएं से इरिगेशन कर सकते हैं, कैनाल से कर सकते हैं, पॉन्ड से, या फिर कुछ और सोर्सेज। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है इरिगेशन की, वो है वेल्स के द्वारा या ट्यूबवेल्स के द्वारा। इसमें हाईएस्ट है इंदौर। और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कहाँ है? उज्जैन में। कैनाल्स के द्वारा सबसे ज्यादा इरिगेशन दतिया में किया गया, और सेकंड नंबर आता है नर्मदापुरम का। पॉन्ड्स के द्वारा सबसे ज्यादा इरिगेशन हुआ खजुराहो में। खजुराहो में पहला पॉन्ड बनाया गया था बाई चंदेला डायनेस्टी। सबसे ज्यादा पॉन्ड का इरिगेशन हुआ धार और बालाघाट में, और झाबुआ और बालाघाट में। फिर दूसरे सोर्सेस से सबसे ज्यादा इरिगेशन हुआ है विदिशा में, और सबसे कम हुआ है पन्ना में। अब बात करते हैं कुछ मेजर कैनाल्स की मध्य प्रदेश की। वेनगंगा कैनाल, ये दक्षिणी क्षेत्र में आती है वेनगंगा कैनाल। इसका सबसे पहली कैनाल जो है हमारे यहाँ इरिगेशन कैनाल, अर्लीस्ट इरिगेशन कैनाल मध्य प्रदेश की या ओल्डेस्ट इरिगेशन कैनाल हमारी वेनगंगा कैनाल है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1923 में हुआ था। ठीक है, ये वेनगंगा नदी के ऊपर बनी है, 45 किलोमीटर की है। और इसका जो कवरेज है, वो कहाँ कहाँ तक इरिगेट करता है? बालाघाट, भांडरा, यानी कि महाराष्ट्र। तो बालाघाट कहाँ का? मध्य प्रदेश का, और भांडरा महाराष्ट्र, क्योंकि ये नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई महाराष्ट्र को जाती है। तो ये क्या हुई? वेनगंगा कैनाल, जो सबसे पुरानी कैनाल है। चंबल कैनाल का कंस्ट्रक्शन 1950s में हुआ था। इसकी लेंथ जो है ये बहुत ज्यादा है। अंबा, शानवा, मुरैना डिस्ट्रिक्ट, इस जगह ये हेल्प करती है, और महू ब्रांच भी है इसकी। हलाली कैनाल का कंस्ट्रक्शन 1968 में हुआ बेतवा नदी के ऊपर। तो हलाली कैनाल कहाँ बनी हुई है? बेतवा नदी के ऊपर इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये एक्सट्रैक्ट की गई है, मतलब ये कैनाल ली गई है एम्पर अशोका सागर डैम से। और इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। लेंथ इसकी इतनी है, और ये कवर करती है कहाँ? विदिशा और रायसेन को। फिर तवा कैनाल जो है, ये तवा डैम की हेल्प से बनाई गई है, तवा नदी और देनवा नदी के ऊपर इन नर्मदापुरम। कैनल की लेंथ दी हुई है, ये डैम की लेंथ दी हुई है, और ये होशंगाबाद में इरिगेशन कवर करती है। बरना कैनाल जो है, ये डैम बना था पलक मैथिली विलेज पर, बरना रिवर पर। बरना रिवर जो है, ये एक तरीके की ट्रिब्यूटरी है कहाँ की? नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये सीहोर और रायसेन में हेल्प करती है। फिर है बारियापुर कैनाल, ये केन नदी के ऊपर बनाई गई है, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। फिर बरकी कैनाल जो है, वो रानी अवंतीबाई सागर डैम के ऊपर बनाई गई है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हेल्प करती है। अब कुछ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और डैम्स देख लेते हैं। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट है, और एक नर्मदा वैली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। तो ये जो नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट है, इसका अप्रूवल 2014 में हुआ। इससे किस किस एरिया में बेनिफिट हुआ? इंदौर में और उज्जैन में। एक जो नर्मदा वैली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 4 जगह चल रहा है। इससे जो पावर जनरेट होती है, वो कितनी होती है? 2600 मेगावाट। मेजर प्रोजेक्ट जो नर्मदा वैली के ऊपर चल रहे हैं, वो पहला है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसको इंदिरा गांधी ने बनवाना शुरू किया था 23 अक्टूबर 1984 से, और ये बनना बंद हुआ 2006 में। काफी लंबा समय लगा इसको बनने में। खंडवा जिले में ये लोकेटेड है, और ये सबसे बड़ा डैम है, टॉलेस्ट डैम है, यानी कि सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसका दूसरा नाम पुनासा डैम भी है। फिर आता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या डैम।
तो सरदार सरोवर डैम जो है ये हमारे केवड़िया गुजरात में बनवाया जवाहरलाल नेहरू ने। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम है वर्ल्ड का। कॉन्क्रीट डैम कहे तो जो मिट्टी से बना हुआ डैम है, ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, लेकिन भारत का ये फर्स्ट कॉन्क्रीट डैम है। ये बनना शुरू हुआ था 1961 में। नेशन को डेडिकेट किया गया है 2017 में, और इससे पावर जो यूज होती है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश यूज करता है 57%। फिर ओमकारेश्वर मल्टीपर्पज डैम। ओमकारेश्वर जो डैम है वो पहला ऐसा डैम है जिस पर सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो नदी के ऊपर तैर रहा होता है और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट होती है। लोकेशन क्या है? नियर मधानता विलेज, खंडवा। रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट जबलपुर के पास है, बिजौरा विलेज में 1974 में शुरू किया गया था। ये लॉन्गेस्ट डैम है मध्य प्रदेश का। सबसे टॉलेस्ट डैम जो था वो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट था, और जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है वो रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट है। महेश्वर प्रोजेक्ट 1978 में आया, लेकिन ये अभी बंद नहीं हुआ है बनना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया 2020 में। ये महेश्वर में लोकेटेड है और ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। फिर और भी कुछ प्रोजेक्ट थे, पुनासा लिफ्ट इरिगेशन, गार्लैंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। फिर हम बात करते हैं नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, यानी कि नर्मदा नदी के पानी के ऊपर कुछ लड़ाइयाँ चली। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। तो सेक्शन 4 लाया गया। सेक्शन 4 के अंतर्गत ये बताया गया कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, 1956 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट लाया गया, जिसके हिसाब से एक डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना 1979 में, और उन्होंने नर्मदा के पानी को 4 स्टेट्स में बांट दिया: मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। फिर चंबल वैली प्रोजेक्ट जो था वो 1953 से 54 में आया। इसके चंबल के अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स बनी। गांधी सागर डैम स्कीम जो कि भानपुरा मंदसौर में थी। ये पहला डैम था जो कि चंबल वैली पे बना था इन मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर डैम स्कीम जो 1964 में शुरू हुआ, 1970 में कंप्लीट हुआ, और ये चूड़िया वाटरफॉल के पास बना हुआ है, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। फिर जवाहर सागर डैम कोटा बैरेज, ये शुरू हुआ 1960 में, कंप्लीट हुआ 1972 में, और ये है बोराबस विलेज पर, जिसके राइट साइड से वो सप्लाई करता है मध्य प्रदेश को, लेफ्ट साइड से वो सप्लाई करता है राजस्थान को। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं आपके, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। हलाली रिवर प्रोजेक्ट में हमने देखा था, ये बेतवा नदी की ही एक ब्रांच है, विदिशा में है, ठीक है। पान सागर प्रोजेक्ट, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। फिर ये अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखेंगे रिवर्स वाला, जो मैंने पार्ट 2 रिवर्स करवाया है, उसमें आप देखेंगे कि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बताए हैं। जैसे ये रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, ये चंदेरी और मध्य प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। ललितपुर को ये सप्लाई करता है, बॉर्डर ऑफ अशोकनगर पे है। तो ये सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा। एक मैंने लिखा है ये नर्मदा छिपरा लिंक प्रोजेक्ट जो था वो 2014 में कंप्लीट हो गया था। तो आप वो वाली क्लास भी ले सकते हैं और एक बार इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्विक रिकॉल जो दिया है हम वो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के पास में बहुत सारे इरिगेशन और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे उनको पानी मिलता है, वो इरिगेशन कर पाते हैं और पावर जनरेट होती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट सबसे बड़ा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से आजकल अगर आप करंट अफेयर्स में देखेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में कई लेडीज जो हैं वो केन बेतवा नदी के किनारे बैठी हुई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती उनके घर उजड़े। वहां पर जो पन्ना नेशनल पार्क भी आता है वो भी टूटने की संभावना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लिंक प्रोजेक्ट है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में। फिर ये भी कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, इन दोनों की तो हमने अभी बात कर ही ली है। फिर बागी प्रोजेक्ट, जिसका दूसरा नाम रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट है, इसकी भी हमने बात की कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, जो कि जबलपुर में है, लॉन्गेस्ट डैम है। बागी, जोबट प्रोजेक्ट, अपर वेदा, सीता रिवा, तवा प्रोजेक्ट की भी हमने बात की है ना, ये तवा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये इटारसी में है और ये रायसेन को भी हेल्प करता है। फिर हलाली प्रोजेक्ट, पानसागर प्रोजेक्ट, बाग प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे तो आपको इनके बारे में डिटेल्स भी दी हुई है। जैसे कि ये केन मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, केन नदी, छतरपुर और पन्ना, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी कि उससे पन्ना नेशनल पार्क डूबने की भी संभावनाएं हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है केन नदी पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
सिंध प्रोजेक्ट, तवा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया नर्मदापुरम में तवा और देनवा का संगम। देनवा क्या है, नर्मदा की ही एक वो है ब्रांच। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कोलार प्रोजेक्ट जो है ये सीहोर और भोपाल को सप्लाई करता है। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है भोपाल का वो कोलार प्रोजेक्ट की वजह से ही हमको मिलता है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें से आराम से जूम करके जैसे भी पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इरिगेशन। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको बता देती हूँ हम अगला टॉपिक कौन सा करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सोर्सेज एंड मेजर मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, थैंक यू।